यार ये सच है, इस मनहूस औरत की वजह से अमर सर ने घर पर रहना छोड़ दिया है। और देखो, आज दिवाली के दिन भी सर होटल में रुके हुए हैं। पहले तो इसने अपने पति को ही गुमशुदा कर दिया और अब ये अपने ननद के पति पर कब्जा करके बैठी है। गार्डन में खड़ा माली अमर के ड्राइवर से जैसे ही इतना बोला तो छत पर खड़ी रूही के आंसू आ गए। माली की बात सुनकर ड्राइवर माली को देखते हुए बोला, भले ही मेरे पास अमर सर जितनी दौलत और रुतबा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक खुशहाल परिवार है। सचमुच कभी कभी तो मुझे भी अमर सर की हालत पर तरस आता है। एक इतना पावरफुल आदमी होने के बाद भी उन्हें एक ऐसी औरत के साथ रहना पड़ रहा है जो ना उनके लिए सही है और ना उनके बच्चों के लिए। और इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला गया। लेकिन दिवाली की रात में फूट रहे पटाखों के शोर के साथ रूही के अंदर भी बहुत कुछ जल रहा था, जिसकी आग कोई नहीं देख सकता था। लेकिन शायद आज रूही ने कुछ ठान लिया था। शायद उसने आज ही इस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया था। अपने आंसू पोंछकर एक झटके में रूही सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गई और दरवाजे के बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक ऑडियो मैसेज आया। ये ऑडियो मैसेज जिस नंबर से आया था उसे देखते ही रूही की आंखें चौड़ी हो गई। उसने जैसे ही वो ऑडियो प्ले किया तो उसमें एक गाना बजने लगा, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। ये सुनते ही रूही ने अपने फोन को अपने हाथों में तेजी से पकड़ लिया और फिर एक बार उसके पैर वहीं जम गए। वो खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, माँ, हमें भूख लगी है। रूही ने पलट कर देखा तो उसके सामने आरव और अवनी खड़े थे। वो दोनों बच्चों की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कहूं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं तुम्हारी मामी हूं। और इतना बोलकर रूही गुस्से से अपने कमरे में चली गई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। 9 साल की अवनी अपने छोटे भाई आरव को देखकर बोली, आरव, ये हमारी माँ नहीं है, तुम इनसे खाना क्यों मांग रहे थे? तुम्हें मेड आंटी से बोलना चाहिए था। याद है ना, पिछली बार जब हमने माँ से खाना मांगा था तो उन्होंने हमारी कितनी पिटाई की थी। इतना बोलकर वो आरव को किचन की तरफ ले गई। उधर अपने कमरे में बिल्कुल कोने में सिमटी बैठी रूही बहुत तेज गुस्से में थी। तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से एक आदमी हंसते हुए बोला, वेरी गुड, ऐसे ही करना है तुम्हें वो हर काम करना है जो तुम्हारे नेचर के खिलाफ है, वरना 2 साल पहले उस रात का सच सबको पता चल जाएगा। उसने जैसे ही इतना कहा तो रूही अपनी आंखों के आंसुओं को संभालते हुए चिल्लाकर बोली, क्यों मुझे रोज रोज तिल तिल मार रहे हो? कौन हो तुम? और एक बार में मुझसे अपना बदला क्यों नहीं ले लेते? रूही आगे कुछ बोलती इसके पहले ही फोन कट गया और वो तिलमिला कर रह गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए खड़े होकर बोली, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं कुछ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अमर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और कार में बैठकर उस होटल के लिए निकल गई जहां अमर रुका हुआ था। जैसे ही रूही अमर के होटल पहुंची तो रिसेप्शन पर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रूही बंसल है और मुझे मिस्टर अमर अग्रवाल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आप ही मिस रूही बंसल हैं? रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उसने रूही को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मैडम, जिस दिन अमर सर ने यहाँ से चेक इन किया था उसी दिन आपके लिए कोई ये एनवेलप छोड़ कर गया था। वैसे अमर सर रूम नंबर 303 में रुके हुए, राइट से स्ट्रेट। उस लिफाफे को देखकर रूही आश्चर्य में पड़ गई। उसने तुरंत वो खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर
रूही के माथे पर पसीना आ गया। उसमें लिखा था, मैं जानता था एक ना एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी। लगता है तुम खुद ही अपनी 2 साल पहले की कहानी से पर्दा उठाना चाहती हो, इसीलिए सोच समझ कर ही अमर से मिलना, बाकी तुम्हारी मर्जी। रूही के हाथ कांपने लगे थे। उसने झट से वो लेटर अपने पर्स में डाला और वहां से जैसे ही मुड़ी तो पीछे से एक आवाज आई, रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने अमर खड़ा था। अमर को देखकर रूही घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और अमर के पास आकर बोली, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। कितने दिन हो गए, आपने घर में कदम नहीं रखा, आखिर क्यों? अमर रूही की तरफ देखते हुए बोला, मैं और तुम एक छत के नीचे रह सके, शायद वो रिश्ता नहीं है हमारे बीच। रूही अमर की बात का जवाब देते हुए बोली, मेरे लिए अपने बच्चों से क्यों दूरी बना रहे हैं? उन्हें आपकी बहुत जरूरत है, उनके लिए कम से कम कुछ दिनों में घर आ जाया करो। इतना बोलकर रूही वहां से चली गई। रात हो चुकी थी। रूही अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन बस एक ही बात सोच रही थी कि वो कैसे इस घर से निकल जाए जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। रूही ने दरवाजा खोला तो अमर उसके सामने खड़ा था। आज 1 हफ्ते बाद अमर वापस घर आया था। अमर के घर आते ही बच्चे खुश होते हुए दौड़कर उसके पास गए और उसके गले लग गए। बच्चे अमर से कुछ बोलते इसके पहले ही रूही उनके पास गई और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोली, तुम लोग होमवर्क करो, मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आती हूँ। रूही के ये कहने पर बच्चे डरते हुए वहां से चले गए। रूही को देखकर अमर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद रूही भी वहां आ गई। इस वक्त रूही और अमर कमरे में बिल्कुल अकेले थे। अमर रूही के होते हुए भी उस कमरे में ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो अकेला हो। उन दोनों के बीच खामोशी जरूर थी, लेकिन एक दूसरे के पास होने से उन दोनों के मन में कुतल पुथल सी थी। अमर इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, तभी रूही ने उसके हाथ में टाल थमा दी। अमर रूही को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वो टाल ही ढूंढ रहा था। पति पत्नी जैसा रिश्ता ना होने के बावजूद भी रूही का अमर की चीजों को नोटिस करना न जाने क्यों अमर को अच्छा लगता था। रात काफी हो गई थी। रूही बच्चों के कमरे में लाइट्स ऑफ करने गई तो बच्चों को सोता हुआ देख वो खुद को रोक ना सकी और उसकी आंखें भर आईं और वो मन ही मन बोली, जितने बदनसीब तुम लोग हो कि तुम्हारे पास माँ होकर भी नहीं है, उतनी ही बदनसीब मैं भी हूँ, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। और इतना बोलकर उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। रूही जैसे ही अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसके फोन पर मैसेज की टोन बजी। ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से रूही को हमेशा कॉल आता था। उसमें लिखा था, बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने मुंह बोले पति को घर बुलाने का, चलो अब तुमने उसे बुला ही लिया है तो उसका वेलकम भी मैं अपने तरीके से करूंगा। ये मैसेज देखते ही रूही बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, 2 साल पहले की वो डरावनी रात अब तक मेरा पीछा कर रही है। कौन है जिसे मेरी सच्चाई के बारे में पता है? कौन था वो जिसने मुझे उस रात को देखा? कुछ देर करवटें बदलने के बाद रूही उठकर बैठ गई। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बालकनी में गई और खुले आसमान को देखने लगी। तभी बगल वाली बालकनी से एक हाथ उसकी तरफ आया, जो कि अमर का था, और उसमें एक कॉफी का मग था। अमर रूही को कॉफी देते हुए धीरे से बोला, थैंक यू मेरे बच्चों का और इस घर का ध्यान रखने के लिए। कभी कभी मुझे सच में फील होता है कि 2 साल पहले
मैंने तुम्हें इस घर में लाने का जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। अमर की तरफ देखती हुई रूही उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन में बोली, हाँ अमर, तुम्हारा फैसला जरूर ही सही था, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। शायद इसकी माफी मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो अपने साथ हो रही हर बात अमर को बताना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की सबसे काली रात की दास्तान किसी को बता भी नहीं सकती थी। और वैसे भी उसकी बात का भरोसा करने वाला था ही कौन। अगली सुबह रूही बच्चों की पीटीएम के लिए तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा अमर एकटक रूही को देखते ही रह गया। रूही सचमुच आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रूही से कुछ बोलने वाला है, लेकिन फिर उसने ब्रेड का स्लाइस उठाया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। अमर काफी जल्दी में था, शायद उसे किसी मीटिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो बच्चों से बाय बोलकर घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब रूही अपना पर्स लेने कमरे में गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई है, लेकिन अमर के जाने के बाद वहां कौन हो सकता था। उसे कमरे में पर्दे के पीछे एक परछाई साफ दिख रही थी। रूही ने एक तेज आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो धीरे धीरे बढ़ते हुए उस पर्दे के पास जैसे ही पहुंची तो पर्दे के पीछे खड़े आदमी ने रूही को पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा मास्क और कैप से कवर कर रखा था, मगर उसकी गहरी काली आंखें रूही को घूरे जा रही थी। उसकी पकड़ रूही को जानी पहचानी महसूस हो रही थी। रूही अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की ताकत के सामने रूही की ताकत ना के बराबर थी। उधर अमर, जो कि अपनी कार में बैठकर निकल चुका था, तभी उसके फोन पर कॉल आया कि मीटिंग 2 घंटे बाद शुरू होगी। ये सुनकर उसने अपने घर की तरफ यू टर्न ले लिया। वापस आते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि आज वो भी रूही और बच्चों के साथ पीटीएम में जाएगा। उधर कमरे में रूही के पास खड़ा आदमी रूही के कान में धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हस्बैंड का वेलकम करने की तैयारी मैंने कर रखी है, अब देखना मेरा वेलकम स्टाइल। और उसने जैसे ही इतना कहा वैसे ही कमरे का गेट खुला और सामने अपने हाथ में एक फाइल लिए अमर खड़ा था। रूही को किसी गैर आदमी के साथ इस हालत में देखकर अमर एकदम से शॉक था, मगर अमर सिर्फ उस आदमी की पीठ देख पाया। अमर आगे बढ़ता या कुछ बोलता इसके पहले ही आदमी खिड़की से कूदकर गार्डन की तरफ भाग गया। रूही पसीना पसीना हो चुकी थी। वो भागते हुए अमर के पास आई और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अमर ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोला, पहली बार किसी को पहचानने में मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। और इतना बोलकर अमर घर से बाहर निकल गया। रूही चाह कर भी अमर से कुछ नहीं बोल सकती थी। वो बस उस आदमी को पकड़ना चाहती थी जिसने ये सब किया, इसीलिए वो भागते हुए पीछे की तरफ गार्डन में गई और उस आदमी को ढूंढने लगी। तभी रूही का फोन एक बार फिर से बजा और इस बार फिर से उसी नंबर से फोन था। रूही ने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से वो आदमी हंसते हुए बोला, गार्डन में किसे ढूंढ रही हो रूही? मुझे ढूंढने के लिए तो तुम्हें वहां आना होगा जहां 2 साल पहले उस रात तुम मुझे जलता हुआ छोड़ गई थी, ये समझकर कि मैं तुम्हारी जिंदगी से अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका हूँ। काश एक बार तुमने और देख लिया होता कि मैं मरा हूं या नहीं। उस आदमी ने जैसे ही इतना कहा तो रूही के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, समर्थ तुम? वो आदमी अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में बोला, हाँ मैं, तुम्हारा पति समर्थ, जो तुम्हारी और दुनिया की नजरों में मर चुका है। क्या था रूही का अतीत और कैसे करेगी रूही अपने पति समर्थ का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। रूही
रूही के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर चुका था और वो सदमे में थी। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसे सच समझते हुए ज्यादा देर न लगी। इतने दिनों से वो जिस अनजान डर से गुजर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति समर्थ था। लेकिन कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है, ये सोचकर रूही शॉक में थी। कुछ देर तक उसी जगह बेसुध सी बैठी रहने के बाद रूही को समझ आया कि ये वक्त होश खोने का नहीं है बल्कि अमर के पास जाने का है। ये सोचकर रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने फोन पर समर्थ के नंबर को देखते हुए बोली, मैंने सुना था कि बुरे लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं होते और आज ही बात सच भी हो गई। इतना बोलकर वो घर से बाहर निकली और उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा। कुछ देर बाद ही रूही ड्राइवर के साथ अमर के ऑफिस में थी। अमर के ऑफिस में रूही का आना पहली बार हुआ था। जैसे ही एक लड़की ने ऑफिस में रूही को देखा तो वो अपने बगल में बैठी एक एम्प्लॉय से बोली, अगर ये ऑफिस में आने वाली है तो सारे लड़के पूरा टाइम ऑफिस में ही रहेंगे। ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज ने जब रूही को देखा तो उनमें से एक बोला, इस शहर में कोई ऐसी भी लड़की है, ये किसी को पता क्यों नहीं चला। लेकिन जब ऑफिस के लोगों को ये पता चला कि ये अमर की वाइफ है तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि उन सभी ने सिर्फ रूही के बारे में उससे जुड़ा एक किस्सा सुना था। रूही जब अमर के केबिन में पहुंची तो वो एक मीटिंग में बिजी था। रूही को अपने सामने देखकर अमर एक सेकंड के लिए बहुत खुश हुआ और अगले ही पल उसके माथे पर सिलवटें आ गई, क्योंकि उसे सुबह का किस्सा याद आ गया था और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने रूही से बाहर जाने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म करके वो रूही को ढूंढता हुआ बाहर निकला। तभी उसकी नजर सोफे के कोने में बैठी रूही पर पड़ी। उसे देखते ही सुबह जो भी हुआ था उसकी एक झलक उसे याद आ गई, लेकिन एक गहरी सांस लेकर वो रूही के पास आया और उसे देखकर बोला, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। रूही उसको देखते हुए बोली, आज सुबह जो भी हुआ। रूही अपनी बात पूरी कर पाती इसके पहले अमर उसकी बात काटते हुए बोला, मैं सुबह की कोई बात नहीं करना चाहता। रूही फिर से कुछ बोलने वाली थी, तभी अमर के कानों में एक आवाज गई, अमर सर इतने प्यार से भी बात कर सकते हैं। जब अमर ने देखा कि आसपास के लोग उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो वो रूही का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस के पार्किंग एरिया में ले गया और उसे देखकर बोला, देखो रूही, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता और न ही मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना चाहता हूँ, इसीलिए चुपचाप घर जाओ और तुम्हें जो लगता है वो करो। रूही अमर को देखते हुए बोली, तुम गलत समझ रहे हो। वो लड़का जो घर आया था उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रूही की बात सुनते ही न जाने क्यों अमर की आंखें झिलमिला गई। शायद वो अपना उतरा हुआ चेहरा रूही को दिखाना नहीं चाहता था और फिर वो रूही से बोला, मुझे नहीं जानना वो लड़का कौन था और मैं मानता हूँ कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है और शायद हम अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और ये बात मैं भूल नहीं सकता। अमर अपने आगे रूही की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रूही पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी और अमर की बातें सुनकर वो और परेशान हो गई और वो अमर से गुस्से में बोली, ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, लेकिन याद रखना तुम एक दिन इसके लिए मुझसे माफी जरूर मांगोगे। रूही की बात सुनकर अमर चुप खड़ा था, इसलिए वो फिर से अमर को देखते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी नजरों में इतनी गलत हूँ और हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती और न ही तुम्हारा कोई एहसान चाहती हूँ, लेकिन उस शर्त का क्या जिस पर मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी। शायद तुम उस शर्त को भूल चुके हो और तुम्हें मेरे भाई को वापस लाने की बात शायद याद ही नहीं। रूही की बात सुनकर अमर परेशान हो गया और उसे देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं वीर को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ? रूही,
ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे बुरे से बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा था। और अगर फिर भी तुम्हें यही लग रहा है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो पूरी आजादी है तुम्हें पूरे शहर में घूमने की। और वैसे भी तुम्हारा जो मन आ रहा है वो तुम कर ही रही हो ना, तो फिर ये काम क्यों नहीं करती? अमर की बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो उसके पैर में कांटा चुभ गया और वो तिलमिला गई। वो एक पैर पर खड़ी होकर कांटे को निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी अमर उसके पैर के पास आकर बैठ गया और अपने हाथ से उसके पैर में लगा कांटा एक बार में निकाल दिया। लेकिन तभी रूही की आंख का आंसू अमर के पैर पर आकर गिरा। अमर अपनी जगह पर खड़ा होकर रूही को जाते हुए देख रहा था और उसे आज वो दिन याद आ रहा था जब रूही रात के वक्त भागती हुई उसके पास आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूही अचानक से इतनी क्यों बदल गई है और वो किस लड़के से मिल रही है। अमर आगे कुछ सोचता इसके पहले ही उसका चपरासी वहां आ गया और वो अमर को देखकर बोला, सर, सीनियर टैक्स ऑफिसर ने आपको बुलाया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। चपरासी की बात सुनकर अमर मीटिंग हॉल में चला गया जहां सभी बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। वहां जाकर अमर ये तो समझ गया था कि उसे जरूर ही किसी बड़े काम के लिए बुलाया गया है। तभी सामने बैठे होम सेक्रेटरी अमर को देखकर बोले, अमर जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातें करें, इसलिए हम आपको आपका टास्क देते हैं और आपको ये किसी भी हाल में पूरा करना होगा। अमर अपने सामने बैठे होम सेक्रेटरी को देखकर बोला, सर बताइए क्या काम है? अमर की बात सुनकर होम सेक्रेटरी उसकी तरफ देखते हुए बोले, मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर झा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़नी है। कई सालों से उसके ऊपर ब्लैक मनी रखने के आरोप लग रहे हैं और अब जाकर उसके खिलाफ कुछ एविडेंस हमारे पास है और यही सही मौका है मिस्टर झा को दुनिया के सामने लाने का। इतना बोलते हुए होम सेक्रेटरी ने कुछ पेपर्स और फाइल अमर की तरफ बढ़ा दी। अमर उन्हें देखकर बोला, मैं अपनी टीम से बात करने के बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अमर की बात सुनकर होम सेक्रेटरी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से जाने लगे, लेकिन ऑफिस के गेट के पास जाकर अचानक से वो रुक गए और अमर को देखकर बोले, अमर, याद रहे एक बड़ी रेड होगी, इसीलिए हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। तुम मेरे सबसे भरोसे ऑफिसर हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इतना बोलकर होम सेक्रेटरी वहां से चले गए और उनके जाते ही अमर ने अपनी टीम को तुरंत अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। उधर रूही ड्राइवर के साथ घर जा रही थी, लेकिन अचानक न जाने क्यों उसके मन में क्या आया और उसने अपने ड्राइवर से कहा, कार रोको, मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर ने सड़क के किनारे कार रोक दी और रूही वहीं उतर गई। ड्राइवर कुछ पूछता इसके पहले ही रूही उसे देखकर बोली, तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊंगी। रूही ने जब ऐसे कहा तो ड्राइवर कार लेकर वहां से चला गया। रूही उस रोड से सामने की तरफ जाने वाले रास्ते को देखते हुए अपनी जगह पर जमी सी खड़ी थी। वो सामने जा रहे रास्ते को देखते हुए बोली, मैं अमर के भरोसे अब और नहीं बैठ सकती। अब मुझे खुद ही वीर को ढूंढना होगा और इसके लिए मुझे सबसे पहले समर्थ का सामना करना होगा और वो वीर को इतने दिनों से क्यों पकड़ा हुआ है ये पता करना होगा। इतना बोलने के बाद वो सामने के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, अब मुझे वहीं जाना होगा जहां पर सब कुछ खत्म हुआ था। और इतना बोलकर वो सामने के रास्ते पर चलने लगी, लेकिन न जाने क्यों उस रास्ते पर जाते हुए रूही के पैर कांप रहे थे। रूही इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी और उसने अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया था। शायद आज भी रूही खुद को दोषी मानते हुए अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी। रूही चलते हुए काफी आगे आ गई थी कि तभी उसे वो घर दिखा जो कभी रूही का ससुराल हुआ करता था। उसे देखते ही अचानक से रूही की आंखों के सामने 1 साल पहले की वो भयानक रात और पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई।
और उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। लेकिन वो जानती थी कि ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा और उसे घर के अंदर जाकर पता करना ही होगा कि क्या सचमुच समर्थ इस घर में है या नहीं। पुरानी यादों में खोई हुई रूही आखिरकार उस घर के अंदर दाखिल हो ही गई। वो घर के हर कोने को बड़े ध्यान से देख रही थी और उस घर के हर कोने में बसी अपनी कुछ डरावनी यादों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसने जैसे ही किचन की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक से पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई और रूही घबरा कर एकदम से पलट गई। उसने पलट कर देखा तो सामने समर्थ वही कपड़े पहने हुए हूबहू वैसे ही खड़ा था जैसे आज से 1 साल पहले एक शाम को वो ऑफिस से घर आया था। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे वो 1 साल पहले का दिन उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। समर्थ अपनी आंखों में बदले की आग लेकर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और रूही की आंखों में देखते हुए बोला, ऐसे आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रही हो? ये सब सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। मैं तुम्हारा समर्थ हूँ। रूही समर्थ को देखकर इतनी ज्यादा शॉक में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। तभी समर्थ उसे पकड़कर गुस्से से बोला, क्या लगा था तुम्हें? मुझे और मेरी बहन को मारकर तुम मेरी बहन के पति के साथ ऐश करोगी और कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारी भूल थी। तुम्हारा हिसाब तो मैं करूंगा। जिस तरह तुमने मेरी बहन की जान ली है ना, जैसे वो आग की लपटों में जलते हुए खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, वैसे ही तुम भी अंदर से तड़पोगी और तुम पूरी दुनिया में सबके पास भाग कर जाओगी, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तिल तिल कर मरना क्या होता है। समर्थ की बातें सुनते ही रूही उसकी तरफ देखकर बोली, देखो, मैंने जानबूझकर तुम लोगों को नहीं जलाया था। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। वो सिर्फ एक हादसा था। रूही ने जैसे ही इतना कहा तो अमर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, वो हादसा तुम्हारे लिए था, मेरे लिए वो एक नई जिंदगी थी और शायद ये नई जिंदगी मुझे इसीलिए मिली है ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। इसके बाद वो रूही के बिल्कुल पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर गुस्से में बोला, मुझे याद है घर से भागते वक्त तुमने पलट कर देखा था। तब मैं और मेरी बहन सना तुम्हारे सामने शीशे के अंदर आग की लपटों में जल रहे थे और खिड़की तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुम चाहती तो हमें बचा सकती थी। रूही खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछकर बोली, मैं डर गई थी और वैसे भी उस दिन तो मौत का खेल हो रहा था। अगर मैं तुम्हें बचा भी लेती तभी तुम मेरी जान ले लेते। इसीलिए मेरे सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत करना समर्थ। रूही की बात सुनकर समर्थ उसके बिल्कुल पास आकर बोला, अगर तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है तो तुम अपना चेहरा ढककर यहाँ क्यों आई? क्यों तुम लोगों से इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो? क्यों तुम इस हादसे को सपने में भी याद करना पसंद नहीं करती? समर्थ की बात पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और वो घबराते हुए बोली, समर्थ, मैं यहाँ सिर्फ इतना जानने आई हूँ कि मेरा भाई वीर कहाँ है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? रूही की बात सुनकर समर्थ मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, जब बात मेरी और मेरी बहन की थी तब तो तुमने मुंह फेर लिया था और आज अपने भाई के लिए गिड़गिड़ा रही हो मेरे सामने। लेकिन अफसोस, मुझे तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि वीर कहाँ है। इतना बोलकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कैसे ढूंढ पाएगी रूही अपने वीर को? और क्या हुआ था 1 साल पहले इस घर में समर्थ और उसकी बहन सना के साथ? क्या रूही ने मारा था सना को? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। रूही घर तो आ गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिससे मिलकर वो आई है वो सचमुच समर्थ है। उस हादसे के बाद रूही ने एक बार भी नहीं सोचा था
कि वो सपने में भी समर्थ से बात करेगी, लेकिन अचानक से उसका ऐसे सामने आ जाना, जिंदा होना रूही को पागल कर रहा था। रूही हॉल में गुमसुम बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में है। बच्चों ने उसे पहली बार ऐसे देखा था, इसीलिए आरव अवनी को देखकर बोला, क्या हुआ मम्मा को? वो इतना सैड तो कभी नहीं रहती, वो हमेशा गुस्से में चिल्लाती रहती है, लेकिन आज हम लोग उनके सामने खड़े हैं तब भी वो कुछ नहीं बोल रही। अपनी आरव की बात सुनकर उसे देखकर बोली, चुप रहो, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम जानते हो ना क्या होगा। इससे पहले कि वो हम पर गुस्सा करे, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। रूही अभी भी सोफे पर बैठी छत की तरफ देख रही थी। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो समर्थ का कॉल था। समर्थ का कॉल देखते ही रूही अपनी जगह से बिल्कुल चौंक कर उठ गई और उसने फोन उठा लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद समर्थ उधर से धीरे से बोला, तुम वीर के बारे में जानना चाहती हो ना? जैसे ही समर्थ ने इतनी बात कही तो रूही हकलाते हुए जवाब देने लगी और बोली, हाँ समर्थ, तुम प्लीज एक बार मुझे वीर से मिला दो, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। समर्थ रूही की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोला, तो ठीक है, तुम अपने पापा की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वीर वापस दे दूंगा। समर्थ की बात सुनते ही रूही एकदम से परेशान हो गई और कुछ सोचते हुए बोले, समर्थ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है और मुझे नहीं पता कि पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी। ये सब जरूर वीर को पता होगा। मैं तुम्हें वीर से सब कुछ दिला दूंगी, बस एक बार मुझे उससे मिल लेने दो। रूही की बात सुनते ही समर्थ उस पर गुस्सा होते हुए बोला, कुछ भी नहीं पता है वीर को, वरना इतने दिनों तक मैं उसे यहाँ क्यों रखता। देखो, तुम बहन भाई मिलकर मेरे साथ चूहा बिल्ली वाला खेल मत खेलो। मुझे अच्छे से पता है प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम दोनों में से ही किसी के पास है, और अगर अब तुम दोनों अपनी जान और अपना नाम सलामत चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास 2 दिन के अंदर आ जाने चाहिए, वरना तुम्हारे भाई का सिर्फ नाम रह जाएगा इस दुनिया में। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। उसके फोन रखते ही रूही बेजान सी सोफे पर गिर गई, क्योंकि उसे सचमुच नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं। उधर अमर मिस्टर झा के यहाँ रेड डालता है और वहां पर जैसे उसे शक था ठीक वैसा ही हुआ और मिस्टर झा के घर से 300 करोड़ कैश बरामद हुआ। ये बात मीडिया की नजर में न आए और इस कैश को कैसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाए, इन सब में अमर बहुत परेशान था। इतना बड़ा अमाउंट और इस रेड की खबर मीडिया से छुपा पाना बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इसलिए अमर ने वो सारा पैसा ऑफिस की गाड़ियों में रखवाया और खुद उनके साथ ऑफिस के लिए निकल गया और सभी को हिदायत दी कि जब तक वो ना कहे तब तक ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए और मिस्टर झा को सबकी नजर से बचाते हुए अरेस्ट किया जाए। ऑफिस में आकर अमर ने सारा कैश टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया और फाइल पर साइन करके एक राहत की सांस ली। अमर ने आज एक बहुत बड़ा काम किया था और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसे आराम की जरूरत है। लेकिन आज वो ऑफिस में नहीं रुक सकता था क्योंकि वहां बहुत ही भीड़ थी और वो घर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो रूही का सामना इस वक्त करने की हालत में नहीं था। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई जिसमें 12 बज रहे थे। अमर को पता था कि रूही अब अपने कमरे में जा चुकी होगी, इसीलिए वो घर के लिए निकल गया। लेकिन अभी वो बीच रास्ते में ही था कि तभी एक बार फिर से हेडक्वार्टर से उसके पास कॉल आया। अमर ने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, सर आप तुरंत ऑफिस आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमर के सेक्रेटरी प्रदीप की थी। अमर उसकी घबराई हुई आवाज को सुनकर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है?
और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? प्रदीप अमर की बात सुनते ही बोला, सर आप बस जल्दी आ जाइए, यहाँ सभी आपका वेट कर रहे हैं। जब प्रदीप ने ऐसा कहा तो अमर समझ गया कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और उसने ड्राइवर से वापस ऑफिस चलने को कहा। अमर 20 मिनट बाद ऑफिस के गेट पर था, लेकिन गेट से ही लोगों ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी अमर को ऐसे क्यों देख रहे हैं और उसने ऐसा क्या किया है। अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था और फिर अचानक से सभी का इस तरह से अमर को घूरना, उसे कुछ रास नहीं आ रहा था। अमर जब अपनी केबिन में पहुंचा तो उसने देखा उसकी चेयर के आसपास उसके कुछ सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, जिन्हें देखकर अमर को कुछ समझ नहीं आया और वो उनसे बोला, सर आप लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मैंने तो सब कुछ सही से किया था और सर अमाउंट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस भिजवा दिया था। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो उसके सामने बैठा एक ऑफिसर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अमर क्या तुमने पूरा अमाउंट इनकम टैक्स के ऑफिस भिजवाया है या नहीं? और इसका जवाब मैं सिर्फ हाँ या ना में चाहता हूं। उस ऑफिसर के सीधे इतने तीखे सवाल को सुनकर अमर खुद को रोक नहीं पाया और वो बोला, सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? पूरे 300 करोड़ मैंने अपने सामने बैग्स में पैक करवा कर गाड़ियों में रखवाए हैं और अगर आपको शक है तो आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं। मेरी टीम भी उसी समय वहां पर मौजूद थी। तभी सामने बैठा दूसरा ऑफिसर गुस्से में अमर की तरफ देखते हुए बोला, अमर तुम्हें ये काम इसलिए दिया गया था क्योंकि तुम्हें इस काबिल समझा गया था, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत को तार तार कर दिया है। जो पैसे तुमने इनकम टैक्स के ऑफिस भिजवाए हैं उनमें से 10 करोड़ रुपए गायब हैं। ये बात सुनते ही अमर को तेज झटका लगा और वो कोई जवाब नहीं दे पाया। वो ऑफिसर अमर की तरफ बढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, कोई जवाब है आपके पास? चलिए जवाब छोड़िए, कोई सबूत है आपके पास कि आपने पूरा पैसा इनकम टैक्स के ऑफिस भिजवाया है? उसकी बात सुनकर अमर बिल्कुल चुप हो गया। वो तीनों ऑफिसर्स अमर को घूरते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। अब अमर अकेला उसी केबिन में कुर्सी पर बैठा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से नींद मानो कोसों दूर जा चुकी थी। इतनी बड़ी गलती उसके हाथों से कैसे हो सकती है, ये सोच सोचकर वो पागल हुए जा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट प्रदीप वहां पर आया और अमर को देखकर बोला, सर आप घर जाइए, वो लोग कल आपके खिलाफ इंक्वायरी बिठा रहे हैं और अभी आपको जाने के लिए कहा है। इतना बोलकर प्रदीप वहां से चला गया। अमर की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो किस मुंह से बाहर जाए, क्योंकि अचानक से सारे ऑफिस का बर्ताव बदल चुका था। वो लोगों को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो पूरी रात ऑफिस में नहीं गुजार सकता था। इसीलिए उसे मजबूरन उस केबिन से बाहर निकलना पड़ा और लोगों से नजरें चुराते हुए वो कार में आकर बैठ गया। अमर कार में बैठा था और कार चल रही थी, लेकिन अमर की दुनिया थम सी गई थी। इतना बड़ा आरोप जो उस पर लगा था, वो झूठा साबित करने का कोई भी तरीका अमर के दिमाग में नहीं आ रहा था। कार अमर के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। तभी सुनसान रोड पर अमर ने देखा कि कुछ कुत्ते 2 बच्चों पर भौंक रहे हैं और बच्चे डरे सहमे से एक दूसरे से चिपके हुए। अमर ने तुरंत ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और खुद कार से उतरकर भागते हुए जब उन बच्चों के पास पहुंचा तो 2 पल के लिए अमर की आंखें एकदम से सदमे में आ गई, क्योंकि ये 2 बच्चे कोई और नहीं बल्कि आरव और अपनी थे। उन दोनों को देखकर अमर हैरानी से उनसे बोला, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और किसके साथ आए हो? वो दोनों रोते हुए अमर से चिपक गए और फिर धीरे धीरे सिसकते हुए बोले, हम दोनों चुपके से घर से निकलकर एक पप्पी के पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम यहाँ आ गए और हम घर का रास्ता भूल गए। वो दोनों इतना ज्यादा रो रहे थे कि अमर ने उन दोनों को गोद में उठा लिया और उन्हें चुप कराते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना, तुम लोग बिल्कुल मत परेशान हो, लेकिन आज के बाद कभी भी घर से अकेले नहीं निकलना।
वरना हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। और इतना बोलकर अमर ने उन दोनों को अपने साथ कार में बिठा लिया। अवनी और आरव को इस हालत में देखने के बाद अमर अपने ऑफिस में हुई हर बात भूल चुका था। उधर रूही अपने रूम में लेटी ऊपर की तरफ छत को एकटक देखे जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसका अगला कदम क्या होगा और वो वीर को समर्थ से वापस कैसे लाएगी। तभी मेड भागते हुए उसके रूम में आई और आकर उससे बोली, मैडम बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो अपने कमरे में भी नहीं है, न जाने कहां चले गए हैं बच्चे। मेड की बात सुनते ही रूही को जैसे होश आ गया था। वो एकदम से उठकर बैठ गई और मेड पर चिल्लाते हुए बोली, बच्चे घर पर नहीं है और तुम क्या कर रही थी? तुम्हें इसीलिए रखा है ना ताकि तुम बच्चों को संभालो। कहां गए बच्चे? जल्दी ढूंढो। इतना बोलकर रूही मेड के साथ बच्चों को ढूंढने में लग गई। लेकिन रूही इस बात से अनजान थी कि बच्चों को पपी के पीछे घर से बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि वो मेड थी। वो मेड समर्थ की भेजी हुई एक लड़की थी जो इस घर में मेड बनकर रहने के साथ साथ अमर और रूही में दूरियां लाने का काम कर रही थी। उसे पता था कि अमर की कमजोर नस क्या है और वहां पर कैसे वार करना है। रूही ने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले और तभी डोरबेल बजी। रूही अपने दबे कदमों से दरवाजे के पास गई और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अमर उसके सामने खड़ा था। रूही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अमर को क्या जवाब देगी, क्योंकि अमर का पहला सवाल यही होगा कि बच्चे कहाँ हैं। और रूही जैसा सोच रही थी वैसा हुआ भी। अमर ने बड़ी चालाकी के साथ रूही से अनजान बनने का नाटक करते हुए इधर उधर देखते हुए पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रूही खुद को संभालते हुए अमर से बोली, वो तो कब के सो गए। अमर को रूही की बात पर और तेज गुस्सा आ गया और रूही को सामने से हटाते हुए बोला, आज मैं बच्चों के साथ ही सोऊंगा। और इतना बोलकर अमर बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रूही उससे कुछ बोलती या उसे रोकती इसके पहले अमर ने बच्चों के कमरे का गेट खोल दिया और वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब देखते हुए मेड को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उसका प्लान एकदम सटीक जा रहा था। अमर ने जैसे ही गेट खोला तो रूम खाली देखकर अमर रूही की तरफ चेहरा करके खड़ा हो गया। उसे देखकर बोला, कितने झूठ बोलोगी तुम मुझसे? मैंने तुम्हें तुम्हारी चीजों पर झूठ बोलने का हक दिया है लेकिन मेरी चीजों पर नहीं। तुम इतना गिर गई हो कि तुम बच्चों की परवाह किए बिना मुझसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। अगर बच्चे घर पर नहीं है, वो नहीं मिल रहे हैं, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आज अगर बच्चों को कुछ हो जाता ना रूही, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। अमर ने जैसे ही इतना कहा तो बच्चे भागते हुए गेट से अंदर आए, जिन्हें देखकर रूही एकदम शॉक थी। उसे खुद नहीं पता था कि बच्चे अमर के पास कैसे पहुंचे। तभी अमर रूही को देखकर बोला, तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं बच्चों तक कैसे पहुंचा। इसके बाद वो गुस्से से रूही को आंख दिखाते हुए बोला, ये दोनों मुझे चौराहे पर मिले हैं और आज अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो कुत्ते इन्हें नोच डालते। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा इन सब से? बच्चे तो मेरे हैं ना। तुमने तो वैसे भी कभी बच्चों को अपना समझा ही नहीं था। और इतना बोलकर वो गुस्से से बच्चों को कमरे में ले गया और गेट बंद कर लिया। उधर दूसरी ओर समर्थ रात के अंधेरे में शॉल ओढ़कर किसी से मिलने के लिए अपने घर से निकल चुका था। वो इधर उधर देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। आखिर किससे मिलने जा रहा था समर्थ? अब क्या मोड़ लेगी रूही की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए। समर्थ इस खेल में अकेला नहीं था, कोई और भी था जो इस खेल का मास्टरमाइंड था। समर्थ बस एक कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाच रहा था और आज समर्थ सबकी नजरों से बचते हुए उसी मास्टरमाइंड इंसान से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद समर्थ अपनी काली शॉल में एक एनजीओ के बाहर खड़ा था। ये एनजीओ किसी और का नहीं बल्कि रूही की सौतेली माँ नंदिता का था। वही नंदिता जो रूही के लिए एक बहुत अच्छी इंसान थी।
सौतेली माँ होने के बावजूद भी उसने रूही और वीर को बहुत प्यार किया था और उन्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की अच्छी शिक्षा दी थी और उनके भले के बारे में सोचा था। यहाँ तक कि जब रूही को समर्थ से कॉलेज में प्यार हो गया था तो उन्होंने ही रूही का साथ देकर उसकी शादी समर्थ से कराई थी। लेकिन आज समर्थ उनसे मिलने क्यों आया था? कुछ देर बाद जब समर्थ उस एनजीओ के अंदर पहुंचा तो वहां एकदम शांति थी। एनजीओ में रहने वाले सभी लोग सो चुके थे और समर्थ दबे कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचा तो वहां नंदिता कुर्सी पर बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। समर्थ को देखते ही उन्होंने फोन काट दिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। समर्थ अंदर जाकर उनसे कुछ बोलता इसके पहले ही वो समर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बताइए समर्थ जी, अपनी पत्नी से मिलकर आपको कितनी खुशी हुई? समर्थ उनकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, क्या आप अच्छे से जानती हो कि मुझे खुशी कब मिलेगी? और इतना बोलकर वो गुस्से से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नंदिता उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े धीरे से उसे समझाते हुए बोली, याद करो, क्या 1 साल पहले भी रूही तुमसे इतना ही डरती थी जितना आज डरती है? नहीं ना? और देखना धीरे धीरे वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। दरअसल नंदिता के 2 रूप थे, ठीक वैसे ही जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। नंदिता रूही और वीर के सामने एक माँ थी और उनके पीठ पीछे एक डायन जो रूही और वीर को इस दुनिया में देखना ही नहीं चाहती थी। वो बस उनकी प्रॉपर्टी की भूखी थी। उसने हमेशा रूही और वीर को अपने करीब इसीलिए रखा ताकि वो सब कुछ हासिल कर सके। लेकिन जब बाद में ऐसा नहीं हुआ तो उसने दूसरा रास्ता चुना और उसने रूही की शादी समर्थ से करा दी। ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि वो रूही को किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं जाने देना चाहती थी जो उसके बस में ना हो। समर्थ नंदिता की तरफ देखकर टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, दोनों भाई बहन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं। समर्थ की बात सुनते ही नंदिता को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में समर्थ का कॉलर पकड़ते हुए बोली, उन दोनों के अलावा प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। दोनों नाटक कर रहे हैं और इस नाटक में तुम जोकर का किरदार निभा रहे हो। देखो समर्थ, ये कभी मत भूलना कि मैंने रूही से तुम्हारी शादी किस शर्त पर कराई थी। जो भी होगा हम दोनों का आधा आधा प्रॉफिट होगा। समर्थ नंदिता की तरफ देखकर बोला, वो दोनों अपना मुंह कैसे खोलेंगे मुझे नहीं पता। उसने जब ऐसा कहा तो नंदिता गुस्से में उसका कॉलर छोड़ते हुए बोली, मुझे पता था किसी काम के नहीं हो तुम। अच्छा होता अगर मैंने उस दिन आग में तुम्हें बचाया ना होता। फिर वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और ठंडे दिमाग से कुछ सोचते हुए बोली, अब वक्त आ गया है वीर की बात रूही से कराने का और रूही को बताने का कि वीर कितनी मुसीबत में है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी रूही हमारे लिए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लाएगी। उसे महसूस कराना होगा कि उसका भाई कितनी ज्यादा तकलीफ में है और उसे रूही की कितनी जरूरत है। उधर बच्चों के सो जाने के बाद अमर खिड़की के पास खड़ा खुले आसमान को देख रहा था। वो आज बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि जब वो रूही को इस घर में लाया था तो उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि रूही का बर्ताव ऐसा हो जाएगा। उसने खुशी खुशी जो चीज उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, यानी कि उसके बच्चे, वो भी उसने रूही के हवाले सौंप दिए थे और रूही ने आज उनके साथ ऐसा किया। ये बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। अमर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं शायद अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरे कमरे में खिड़की पर खड़ी रूही भी खुले आसमान को देख रही थी और उसकी भी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोली, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी जिसमें जीना मरना एक बराबर है? जो मेरे पास है उसे मैं प्यार कर नहीं सकती और जो मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है उसे मैं वापस ला नहीं सकती।
सब कुछ छीन कर मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? अगले दिन अमर अपने रूम से नहीं निकला था। रूही उसके लिए परेशान थी। तभी उसकी नजर अखबार की एक न्यूज पर गई जिसपे अमर के ऊपर चोरी का आरोप लगने की बात लिखी थी। ये देखकर रूही परेशान हो गई। उसे पता था कि अमर ऐसा इंसान है ही नहीं। वो अमर के पास जाकर उससे बात करना चाहती थी, उससे इस बारे में जानना चाहती थी और उसका साथ देना चाहती थी। लेकिन अमर इस वक्त उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। अनजाने में ही सही, लेकिन रूही से एक के बाद एक गलतियां हुई थी। रूही अभी पेपर्स लेकर उस न्यूज को पढ़ ही रही थी कि तभी उसका फोन फिर से बजा और रूही एक बार फिर से परेशान हो गई। उसने देखा तो एक बार फिर से समर्थ का फोन था। उसने झट से फोन उठाया और कुछ बोलने वाली थी कि तभी सामने से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनने के लिए रूही के कान तरस गए थे। उस तरफ से उसका भाई वीर धीरे से बोला, दीदी दीदी प्लीज मुझे बचा लो। यह आवाज सुनते ही रूही के हाथ से फोन छूटते हुए बचा। रूही अपने कांपते हाथों से फोन पकड़ते हुए बोली, वीर वीर कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वीर आगे कुछ बोलता इसके पहले ही समर्थ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और रूही से बोला, जिंदा है तुम्हारा भाई और वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों से आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो दोनों एक ही आवाज में बोले, हमें नहीं पता है कि वो पेपर्स कहाँ हैं और हमारी पापा से इस बारे में कभी बात नहीं हुई। उन दोनों की बात सुनकर समर्थ गुस्से में बोला, मैं पक गया हूँ यही एक बात बार बार सुनते हुए। अब तुम दोनों का बहुत हो गया। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और रूही छटपटा कर रह गई। अमर अपने रूम में लेटा था, तभी उसके एक सीनियर का कॉल आया और वो अमर से बोले, देखो अमर, अगर तुमने वो पैसे लिए भी हैं तो बता दो वो पैसे कहाँ हैं और माफी मांग लो सबसे। शायद तुम्हें इस डिपार्टमेंट में रहने का लास्ट चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार वो पैसे तुम्हारे पास से बरामद कर लिए गए तो तुम्हारी जॉब कोई नहीं बचा पाएगा। अमर उनसे परेशान होकर बोला, सर जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मैं कहां से पैसे वापस कर दूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी ये सब हुआ कैसे। इतना बोलकर अमर ने फोन काट दिया। उधर रूही समर्थ को बार बार कॉल कर रही थी। कई बार कॉल करने के बाद समर्थ ने एक बार उसका फोन उठा ही लिया। रूही रोते हुए समर्थ से बोली, समर्थ प्लीज फोन मत काटना, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक बार वीर से मिलना है, मुझे देखना है वो कैसा है। रूही की बात सुनकर समर्थ उससे बोला, वीर से मिलने की कुछ कीमत लगेगी। ये सुनकर रूही बोली, देखो समर्थ, अगर तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात करने जा रहे हो तो वो सचमुच मेरे पास नहीं है। रूही की बात सुनकर समर्थ उधर से बोला, नहीं, इस समय मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें वीर से एक बार मिलना है तो उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए लेकर मेरे पास आना होगा और उन 10 लाख के बदले 10 मिनट तक तुम वीर के साथ रह सकोगी। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। रूही फोन देखकर अपने मन में बुदबुदाते हुए बोली, 10 लाख? मैं कहां से लाऊंगी 10 लाख? अमर तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वीर से मिलना बहुत जरूरी है। ये सोचते हुए रूही अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक से वो अपनी जगह पर रुक गई और अपना पर्स उठाकर तेजी से घर से बाहर की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद रूही नंदिता के एनजीओ के बाहर खड़ी थी। रूही की नजर में नंदिता उसकी हमदर्द थी और उसे ऐसा लगता था जैसे हर मुश्किल वक्त में नंदिता उसका साथ दे सकती थी। इसीलिए वो अपना आखिरी सहारा समझकर नंदिता के पास आई थी। रूही जैसे ही नंदिता के कमरे में पहुंची तो नंदिता उसे देखते ही अपने चेहरे पर वही हमेशा की तरह एक मुस्कान लाते हुए रूही के गले लग गई। रूही बहुत ज्यादा परेशान थी और नंदिता ये सब जानती भी थी,
लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए रूही से बोली, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रूही नंदिता को देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, आपको तो पता ही है, 1 साल से वीर का कोई अता पता नहीं था, और अब आज जाकर जब मुझे वीर के बारे में पता चला है तो वीर से एक बार मिलने की रकम मुझसे 10 लाख मांगी गई है, और आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? इसीलिए मैं इस उम्मीद से यहाँ आई हूँ कि आप एक बार मुझे वीर तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगी। रूही की बात सुनकर नंदिता उसकी तरफ देखते हुए हैरान होते हुए बोली, लेकिन वीर है कहाँ और किसने तुमसे 10 लाख रुपए मांगे हैं? नंदिता का सवाल सुनकर रूही एकदम शांत हो गई, क्योंकि वो इस समय समर्थ के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। वो नंदिता को देखकर बोली, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, वरना वीर को खतरा हो सकता है। बस आप मुझे कैसे भी करके कहीं से 10 लाख रुपए दिला दीजिए, मैं सब वापस कर दूंगी। नंदिता ने रूही से बैठने का इशारा किया और खुद अंदर गई, और कुछ देर बाद एक बैग के साथ बाहर आई, और फिर नंदिता वो बैग रूही को देते हुए बोली, रूही, इस बैग में वो 10 लाख रुपए हैं जो एनजीओ के लिए मुझे फंड में मिले हैं, और तुम्हें मैं ये सिर्फ इसी वजह से दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। रूही वो बैग देखते हुए अपनी आंखों में आंसू भरकर नंदिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, शायद जमाना विश्वास ना करे, लेकिन आपने मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर सब कुछ किया है, और आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। इतना बोलकर रूही बैग खोलने ही वाली थी कि तभी नंदिता ने उसे रोक दिया। नंदिता रूही को देखकर बोली, इस बैग में सिर्फ पैसे नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं जो मैं तुम्हारे लिए तमिलनाडु से लाई थी। घर जाकर इसे आराम से खोलना। नंदिता की बात सुनकर और उसके गले मिलकर रूही घर के लिए निकल गई। जब वो घर आई तो अमर हॉल में सोफे पर बैठा था। उसे देखकर रूही एकदम से ठिठक गई। अमर हैरानी से रूही को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, क्योंकि उस बैग को देखकर रूही मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ रही थी। अमर ने एक बार ध्यान से रूही को देखा और फिर उस बैग को देखा और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन अमर को कोर्ट की हियरिंग के लिए बुलाया गया था, जहां उसे अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देना था, और इधर रूही घर पर अकेली थी। आज वो समर्थ के पास पैसे लेकर जाने वाली थी। तभी डोरबेल बजी और रूही जब गेट खोलने आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कौन था दरवाजे पे और रूही इतना क्यों डर गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला। रूही के सामने पुलिस खड़ी थी। वो लोग रूही को एक पेपर दिखाते हुए बोले, हम लोग घर की तलाशी लेने आए हैं। उनकी बात सुनकर रूही का गला सूख गया और वो साइड हो गई। रूही को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि भले ही उसके पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन वो भी अमर की मुश्किल काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। रूही डरी हुई तो थी ही, लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। सारे पुलिस के लोग घर में आ चुके थे और वो घर में रखी एक एक चीज को सर्च कर रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर उस बैग पर गई जिसमें रूही के पैसे थे। उन्होंने उस बैग को उठाया और खोल दिया। तो जैसे ही बैग खुला तो उन सभी के साथ रूही को भी झटका लगा, क्योंकि उसमें कोई भी गिफ्ट नहीं था और सिर्फ पैसे ही भरे हुए थे। ये देखकर रूही एकदम शॉक्ड हो गई। रूही के सामने खड़ा पुलिस ऑफिसर उसे देखकर बोला, मैडम, तो मिस्टर अमर ने आपको चुना इन चुराए हुए पैसों को रखने के लिए? रूही उनकी बात सुनकर नाम सिर हिलाकर बोली, अमर ने मुझे ये पैसे नहीं दिए। वो पुलिस ऑफिसर अपने साथ के लोगों की तरफ देखकर बोला, देख रहे हो, पति पत्नी होने के बाद भी पति पैसे लाता है, वो भी 10 करोड़, और पत्नी को पता ही नहीं है। उसके बाद वो रूही की तरफ देखकर बोला, अगर आपका और मिस्टर अमर का रिश्ता ऐसा है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा इस बारे में। ना जाने क्या क्या मिस्टर अमर ने आपसे छुपा कर रखा होगा। और फिर वो एकदम सीरियस फेस बनाते हुए सामने खड़े अपने जूनियर को देखकर बोला, तुम खड़े खड़े मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? जल्दी इन पैसों को गिनो और आज के आज ये किस्सा खत्म करते हैं।
अब वैसे भी मिस्टर अमर के केस में कोई दम बचा नहीं है, सबूत हमारे पास है और मिस्टर अमर वहां कोर्ट में। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही एकदम घबरा गई। उसे पता था इन सब का खामियाजा अमर को उठाना पड़ेगा, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि नंदिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अभी रूही उन पुलिस वालों के पास खड़ी थी, तभी बच्चे उसके पास आ गए। वो दोनों डरे हुए थे। रूही ने उनको खुद से लिपटा लिया और उन्हें देखकर बोली, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रूही की बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बच्चों की तरफ मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, सही कह रही है तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे साथ है। और फिर वो रूही की तरफ देखकर बोला, लेकिन अफसोस अब मिस्टर अमर के साथ कोई नहीं होगा जो उन्हें बचा सके। ये ऑफिसर ऐसी बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि 2 साल पहले अमर ने इसे घूस लेते हुए पकड़ा था और तब इसे 2 महीने तक सस्पेंड रखा गया था। इसीलिए ये अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहा था। वो लोग मशीन से पैसे गिन रहे थे और तभी उनका सीनियर ऑफिसर रूही से बोला, मैडम, अच्छा होगा आप अदालत में चलकर सच बता दें कि ये पैसा आपके पति कहां से लाए हैं। रूही उसकी बात का जवाब देती, इसके पहले ही नोट गिनने वाला इंस्पेक्टर बोला, सर, पूरे 10 करोड़ हैं इसमें और इन नोटों का सीरियल नंबर उनसे मिलता है जो मिस्टर झा के यहाँ रेड में मिले थे। रूही के सामने खड़ा सीनियर ऑफिसर ये बात सुनकर रूही को देखकर बोला, इसमें कोई नई बात नहीं है, पैसे देखते ही मैं जान गया था ये वही पैसे हैं, सीरियल नंबर मैच करना तो एक फॉर्मेलिटी थी। उसने जैसे ही इतना कहा तो रूही को समझते देर न लगी, लेकिन वो एकदम शॉक में थी क्योंकि नंदिता उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो उल्टे पैर उससे मिलने ही जाने वाली थी कि तभी सामने खड़े ऑफिसर ने रूही को देखते हुए कहा, मैम, अब आपको हमारे साथ कोर्ट चलना होगा और गवाही देनी होगी कि ये पैसे आपके पास कहां से आए, और अच्छा होगा कि आप सच बोलें, वरना आपकी और अमर सर की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। रूही उस ऑफिसर की तरफ देखकर बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं नहीं जानती ये पैसे किसके हैं और कहां से आए। रूही ने हड़बड़ाहट में ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन इसका अंजाम वो भाप नहीं पाई थी। वो लोग पैसे लेकर रूही को घूरते हुए वहां से चले गए और उनके जाते ही रूही उल्टे पैर नंदिता के एनजीओ के लिए निकल गई। उसके दिमाग में हवाइयां उड़ रही थी कि ये सब नंदिता ने क्यों किया, क्योंकि उसके लिए तो नंदिता हमेशा से ही उसकी माँ से भी बढ़कर थी। रूही की कार जैसे ही एनजीओ के पास पहुंची तो उसने कार रुकने का इंतजार नहीं किया और गेट खोलकर उतरकर भागते हुए एनजीओ के अंदर चली गई। वहां एनजीओ का मैनेजर रूही को रोकते हुए बोला, क्या हुआ, अब भागती हुई कहाँ जा रही हैं? रूही उसे देखकर बोली, मुझे माँ से मिलना है, कहाँ है वो? मैनेजर रूही की तरफ देखकर बोला, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकली है। उसकी बात सुनकर रूही उसे देखकर जल्दी में बोली, कहाँ गई है वो? जल्दी मुझे बताओ, मुझे उनसे अर्जेंट अभी मिलना है। रूही को पता था कि थोड़ी सी भी देरी अमर की मुश्किलें कितनी बढ़ा सकती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द नंदिता से मिलकर सब कुछ साफ करना चाहती थी। और नंदिता का इस समय कोर्ट में गवाही देना कितना जरूरी है ये रूही अच्छे से समझती थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, बस नंदिता ही थी जो सही बयान दे सकती थी। मैनेजर रूही की तरफ देखकर बोला, वो कुछ देर पहले सिक्किम के लिए निकली है, आज उनकी फ्लाइट है सिक्किम के लिए और वहां उन्हें एक इवेंट में बुलाया गया है। अब वो आपसे 1 हफ्ते बाद ही मिल पाएंगी। उसकी बात सुनते ही रूही का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ड्राइवर से तुरंत एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रूही ने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे नंदिता कहीं नहीं मिली। रूही बहुत ज्यादा परेशान थी और वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी वजह से अमर के साथ क्या होगा। वो अमर के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी, क्योंकि उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। उधर अमर कोर्ट में खड़ा जज के सामने खुद को बेगुनाह बता रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, जज साहब, आप मेरे ऑफिस के किसी भी ऑफिसर को बुलाकर पूछ सकते हैं। मैंने अपनी 8 सालों की नौकरी में कुछ भी ऐसा काम किया हो जो कि 1% भी शक की गिरफ्त में आता हो तो मैं ये झूठा आरोप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना किसी सबूत के अचानक से मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अगर मेरे डिपार्टमेंट को ये लगता है
कि ये पैसे मेरे पास हैं, तो वो मेरे घर पर, मेरे बैंक में, मेरे जानने वालों में किसी भी इंसान के घर जाकर चेक कर सकते हैं। अमर ने अपनी बात खत्म की थी कि तभी सामने से इंस्पेक्टर वो बैग लेते हुए अंदर आए और उसे देखकर बोले, किसी के पास जाकर तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर से हमें सारे पैसे मिल चुके हैं। और हाँ अमर जी, हम लोगों ने अच्छे से मैच कर लिया है, ये वही नोट है जो मिस्टर झा के घर पर मिले थे। सीरियल नंबर मैच करने के बाद ही मैं अदालत के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने जैसे ही इतना कहा तो अमर के माथे पर सिलवटें आ गईं और तभी उसकी नजर उस बैग पर पड़ी जो इंस्पेक्टर के हाथ में था और वो धीरे से अपने मन में बोला, रूही। अमर ने जज के सामने बहुत मिन्नतें की कि उसे एक मौका दिया जाए खुद को बेगुनाह साबित करने का। जज साहब ये सब देखते हुए अमर को देखकर बोले, देखिए अमर, आप एक बड़े ऑफिसर हैं और अपने डिपार्टमेंट के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इसीलिए बस एक तारीख मैं आपको और देता हूँ। अगर उसमें आपने सच बोल दिया या फिर अपना आरोप झूठा साबित कर दिया तो अदालत अपना फैसला बदल सकती है। और इतना बोलकर वो सभी को देखकर बोले, परसों 12 बजे फिर से इस केस पर बात होगी। और इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठकर चले गए। अमर के डिपार्टमेंट के सभी लोग उसे बड़ी जिल्लत भरी निगाहों से देख रहे थे। अमर ये सब तो एक बार सहन भी कर लेता, लेकिन अभी जो बैग उसने इंस्पेक्टर के हाथों में देखा वो उसकी समझ से परे था। वो सीधे अपने घर के लिए निकल गया। वो रास्ते भर ये सोचता रहा कि रूही ने ऐसा क्यों किया। और वो जब घर पहुंचा तो रूही घर पर नहीं थी। वो हॉल में हारा सा बैठा गुस्से से रूही का इंतजार कर रहा था। तभी घबराती हुई रूही तेज कदमों से चलते हुए घर के अंदर दाखिल हुई और अपने सामने अमर को देखकर वो अपनी नजरें चुराने लगी। अमर गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा और कहां से आए थे वो पैसे तुम्हारे पास? इस तरह से अमर पहली बार रूही के ऊपर चिल्लाया था। रूही पूरी तरह से कांप गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अमर गुस्से से रूही का हाथ पूरी ताकत से पकड़ते हुए बोला, ये अपने झूठे आंसू मुझे तो तुम मत ही दिखाना। पूरे अदालत के सामने मैंने आज जो देखा है उसकी उम्मीद तो मैंने कभी तुमसे नहीं की थी, लेकिन मैंने फिर भी सारा ब्लेम खुद पर ले लिया ताकि तुमको वहां बुलाकर जलील न किया जाए। रूही, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? अमर के सवालों का रूही के पास कोई जवाब नहीं था। अमर रूही को झकझोरते हुए बोला, रूही, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। कहीं तुमने ये सब उस लड़के के साथ मिलकर तो नहीं किया जो उस दिन तुमसे यहाँ मिलने आया था? अमर ने जब ये बात कही तो रूही और जोर से रोने लगी। अमर बार बार रूही से एक सवाल पूछ रहा था कि उसे वो पैसे कहाँ से मिले। रूही ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अमर ने उसे वहीं छोड़ दिया और वहां से जाते हुए बोला, मैं अब कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं तो तुम घर में दिखाई ना दो। चली जाओ इस घर से दूर और मेरी नजरों के सामने से भी, क्योंकि मैं अब ऐसी झूठी लड़की को अपनी जिंदगी और अपने घर में जगह नहीं देना चाहता। इतना बोलकर अमर गुस्से से अपने कमरे में चला गया और ये बात रूही के लिए बहुत बड़ी थी। बच्चे कोने में दुबके हुए खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार अपने पापा को इतने गुस्से में देखा था। बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रूही की भरी हुई आंखें जब बच्चों पर गईं तो उसे उन पर तरस आ गया और वो बच्चों के पास जाकर बैठ गई। बच्चे उसे इतने पास देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो एक दूसरे से चिपके खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे रूही अभी उन पर चिल्ला देगी, लेकिन रूही ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया था कि अचानक से रूही को क्या हुआ है। उधर समर्थ अपने इस जले हुए घर में बैठा था और उसके सामने नंदिता बैठी थी। नंदिता उस शहर को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। वो बस कुछ दिनों तक रूही के सामने नहीं जाना चाहती थी और इसी घर में कोई और भी था जिसे नंदिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो था रूही का भाई वीर, जिसे समर्थ ने इसी घर में कैद कर रखा था। नंदिता अपने फोन पर न्यूज दिखाते हुए समर्थ से बोली, इस बार हमारे पत्ते बिल्कुल सही निकले हैं और बाजी हमने जीत ली है।
अब मैं देखती हूँ कि रूही मजबूर होकर कैसे प्रॉपर्टी के पेपर हमारे हवाले नहीं करती है। समर्थ नंदिता को देखकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलने के बाद वीर का क्या करना है? नंदिता मुस्कुराते हुए घर में चारों तरफ नजर घुमाते हुए समर्थ को देखकर बोली, वही जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ था इस घर में। अब तुम्हारा बदला कैसे लेना है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी क्या? उनकी बात सुनकर समर्थ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। नंदिता समर्थ को देखकर बोली, ऊपर वीर है ना? और इतनी बात सुनते ही समर्थ ऊपर की तरफ तेजी से भागा और फिर वो पलटकर नंदिता से बोला, आप चुप रहिएगा, वीर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है। समर्थ भागकर जब ऊपर पहुंचा तो वो एकदम सन्न रह गया, क्योंकि कुर्सी की रस्सियां खुली हुई थी। सामने खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वीर अपनी जगह से गायब था। काफी देर तक जब समर्थ नीचे नहीं आया तो नंदिता खुद ऊपर पहुंच गई और उस कमरे को देखकर गुस्से में समर्थ से बोली, प्लीज ये मत बोलना कि तुमने कल रात उसे इंजेक्शन नहीं दिया था। समर्थ अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कहाँ था वीर और क्या वो पहुंच पाएगा रूही के पास? क्या खुल जाएगा नंदिता का राज रूही के सामने? और क्या होगा रूही का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और